सर इसे अभी हाईवे पे तो अभी 100 मतलब टच हो ही जाती है। अभी नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हो, अभी वो बचते भी रहेगा। यस। कंटिन्यू अपना सीट बेल्ट जैसा। ओके मालिक, सो गुड आफ्टरनून मालिक. So coming on the next chapter, that is your chapter 6, which is going for compromise, arrangement and amalgamation. Again a good candidate for your examination. Okay, again ये चैप्टर छोटा है, not a big deal at all. Okay, but इसमें सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है कि आपको सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा एज ए प्रोसीजर. ये चैप्टर में मैं सिर्फ प्रोसीजर बताऊंगा. देयर इज दो तीन जगह है जिधर आपके डिस्कशन आएंगे. बाकी अदर देन दैट अगर प्रोसीजर याद रह गया ये चैप्टर खत्म है मालिक. इससे ज्यादा इसमें डिस्कशन कुछ है नहीं मालिक. मालिक बिफोर गोइंग हेड विद दिस चैप्टर मैं आपको समझा दूं. ओके, यहां पर वर्ड यूज किया गया है कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट एंड अमालगमेशन. जब मैं कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट बोलता हूं तो इसका मतलब होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. शायद आपने अकाउंट में पढ़ा होगा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होता है या क्रेडिटर्स के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज होता है. दैट इज नथिंग बट ए कॉम्प्रोमाइज कॉन्सेप्ट. कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट बिटवीन मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स और बिटवीन मेंबर्स एंड कंपनी. ओके, दैट इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट. ओके, यानी कंपनी एंड क्रेडिटर और कंपनी और मेंबर, इनके बीच में कुछ अरेंजमेंट हुआ, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट. एग्जांपल, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हुआ तो कंपनी एंड मेंबर्स. अगर कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग हुआ तो कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग मतलब आपका जो डेब्ट है उसको रिस्ट्रक्चर करेंगे, दैट कंपनी बिटवीन क्रेडिटर्स. तो आप क्या देखो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्यों करते हो? आपको मालूम है आपकी हालत खस्ता है. यूजुअली ये चैप्टर क्यों यूज किया जा रहा है? आपकी हालत की लग गई है और लग गई तो आप सुधारना चाहते हो. सुधारने के दो मौके हैं. अगर आप सुधारोगे नहीं तो बेस्ट ऑफ मतलब वर्स्ट क्या होगा? वर्स्ट होगा वाइंडिंग अप. वाइंडिंग अप इज द वर्स्ट रिसोर्ट. मैंने आपको बताया वाइंडिंग अप शुड बी ए लास्ट रिसोर्ट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वाइंडिंग अप इज नॉट गुड फॉर सोसाइटी, नॉट गुड फॉर मेंबर्स, नॉट गुड फॉर गवर्नमेंट, नॉट गुड फॉर एनीवन. ओके, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, टैक्सेशन के इंपैक्ट होंगे, सोसाइटी के लिए रेवेन्यू कम जनरेट होगा, सोसाइटी का इंपैक्ट होगा. ये सब चीज करना लास्ट रिसोर्ट रखो. अगर आपको मालूम पड़ रहा है कि आपकी हालत खस्ता है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं. एक होता है कॉम्प्रोमाइज करो, अरेंजमेंट करो. अगर वो भी सोल्यूशन नहीं दे पाता है तो आप अमलगमेशन करो. अमलगमेशन के भी ऑप्शंस बहुत सारे हैं अपने पास. एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए, चार्ट को समझ लीजिए. सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कॉम्प्रोमाइज, विच सेक्शन कवर हियर इज 230 एंड 231. दो सेक्शन कवर करेंगे. नंबर रट लेना चाहिए. और मैं आपको याद दिला दूं, ओके, अगर आपको याद है 229 तक अपन खत्म कर चुके हैं चैप्टर 4 में. 229 तक अपन कहां पर खत्म हो जाएगा? चैप्टर 4 में. और मेरे को बताओ चैप्टर 5 जो अपन ने चालू किया वो कौन सा सेक्शन चालू किया? 241 से लेकर 245 तक. ओके, तो बीच के सेक्शन है वो ये चैप्टर में है. तो यहां पर ये 230 से लेकर ओके 237, ओके 237 का लॉजिक, उसका आगे का पॉइंट, ओके वो पॉइंट 238 तक ये सेक्शन कवर करता है. 239 उसके रिलेटेड सेक्शन है पर अपने को ज्यादा जरूरत नहीं है, पर 238 तक ये सेक्शन कवर करता है. मालिक क्लियर है? तो सबसे पहला पॉइंट 230 किसके लिए बेटा? कॉम्प्रोमाइज. कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट याद रखना. 230 प्लस 231, क्या बोला मैंने? 230 प्लस 231. ये दोनों सेक्शन किसके लिए रहेंगे? कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट. 230 प्रोसीजर बताएगा और 231 ओके उसमें ट्रिब्यूनल क्या मतलब किस तरह से उसको इंप्लीमेंट करेगा वो देखा जाएगा. तो 231 ज्यादा एकदम बहुत शॉर्ट कॉन्साइज सेक्शन है. 230 बहुत बड़ा सेक्शन है. 230 को अपने को ध्यान से देखना होगा. इसके बाद एमलगमेशन की बात करते हैं. एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए, चार्ट को देख लीजिए. एमलगमेशन में अपने पास एमलगमेशन जो होंगे वो मल्टीपल प्रकार के होंगे, जिसमें अगर आप देखोगे 6 तरह के अपन एमलगमेशन के प्रकार, एमलगमेशन के प्रकार नहीं होंगे एक्चुअली, ओके, बट डिफरेंट वे टू गो हेड विद एमलगमेशन. Okay, it cannot be told as types of amalgamation, but it can be a मतलब ways to go ahead with amalgamation. Okay, ways. तो पहला होगा 232 का amalgamation. जो 232 होगा ना वो सिमिलर टू 230 है. यानी 230 में अपन जो प्रोसीजर करेंगे, मैं सेक्शन को यूज कर रहा हूं, सेक्शन रटने चाहिए आपको. 230 मतलब कॉम्प्रोमाइज का प्रोसीजर, 230 मतलब कॉम्प्रोमाइज का प्रोसीजर, 232 मतलब अमलगमेशन का प्रोसीजर. 230 का जो प्रोसीजर है इट इज सेम कॉपी पेस्ट एज इट इज 232. द ओनली डिफरेंस इज 230 में एक ही कंपनी इन्वॉल्व है और वो कंपनी अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करती है, और 232 में दो कंपनी इन्वॉल्व है. यानी 230 का जो प्रोसीजर होगा वो कितने जन को फॉलो करना होगा? 2 जन को. दैट्स इट. I do think you're getting the point. Amalgamation में there are always 2 or more companies. So this procedure of 230 need to be followed by 2 or more companies. But 230 का procedure will be followed only by one company because compromise internal reconciliation is done by only one company. समझ में आ रहा है? यानी इसमें जो प्रोसीजर बताया जाएगा 230 में सेम प्रोसीजर रटना है आपको और 232 में लगाना है. खाली उधर अपन क्या करते जाएंगे? दोनों कंपनी के कॉन्सेप्ट होते जाएंगे. ओके, मेरे ख्याल से इसको फ्रीज करते हैं. उसके बाद होगा मर्जर एंड अमलगमेशन ऑफ सर्टेन कंपनीज एंड दैट इज नथिंग बट 233. ओके, देखो 230 का प्रोसीजर बोलो या 232 का प्रोसीजर बोलो, मैं सेक्शन को यूज कर रहा हूं. 230 का प्रोसीजर बोलो या 232 का प्रोसीजर बोलो, दोनों सिमिलर है लेकिन दोनों बहुत लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है. ट्रिब्यूनल के पास जाना है, पेटिशन फाइल करना है, मीटिंग बुलानी है, मीटिंग से हाँ करवाना है. ओके, प्रोसीजर मीटिंग हाँ होने के बाद वापस ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, ट्रिब्यूनल के पास जाने के बाद आरओसी के पास जाएंगे, आरओसी ओके करेगा, उसके बाद जाके किधर रिकंस्ट्रक्शन होगा या अमलगमेशन होगा.
अरे इतना लेंदी प्रोसीजर कुछ कुछ क्लास ऑफ कंपनी के लिए बहुत बकवास होगा मतलब बहुत लेंदी होगा, उससे अच्छा उसको शॉर्टकट किया जाता है, एंड दैट इज नथिंग बट 233। ओके, एग्जांपल इसमें कौन से क्लास ऑफ कंपनी है? स्मॉल कंपनीज। अगर दो या दो से ज्यादा स्मॉल कंपनीज मर्ज हो रही है, ओके मर्ज हो रही है, अमेलगमेट हो रही है, 233 फॉलो करो, शॉर्टकट प्रोसीजर है। कुछ समझ में आ रहा है? ओके, या होल्डिंग एंड होल्ली ओन सब्सिडरी, ये दोनों मर्ज हो रही है और एक बन रही है। देखो होल्डिंग एक एक्स लिमिटेड, होल्डी ओन सब्सिडरी वाई लिमिटेड। नाउ आफ्टर मर्जिंग नाउ इट विल बी कमिंग एक्स लिमिटेड और इट विल बी कमिंग वाई लिमिटेड, डजंट मैटर, दैट इज नॉट क्वेश्चन हियर। द क्वेश्चन इज दे कैन फॉलो दिस प्रोसीजर, हाँ, बट होल्डिंग एंड सब्सिडरी कैन नॉट फॉलो दिस प्रोसीजर। So 233 can be followed only by two class. Okay, one is two or more companies, small companies. स्मॉल कंपनी मतलब जिसका पेड अप शेयर कैपिटल बहुत कम है रे, बहुत कम है, देख लेंगे बाद में बता दो, पर बहुत कम है, उसका टर्नओवर ही नहीं है कुछ। ओके, और दूसरा कॉन्सेप्ट होल्डिंग वर्सेस होली ओन्ड, ये दोनों अगर मर्ज हो रहे होंगे तो जाके 233 यूज करो। तो 233 किसके पास जाने की जरूरत नहीं होती मालूम है? ट्रिब्यूनल, आरओसी तक ही एंड हो जाता है, या सीजी उसमें आ जाती है, सीजी करके ओके कर देती है। ओके, 233 प्रोसीजर ये है। 232 किसके पास जाना पड़ता था? ट्रिब्यूनल। 233 ओके आरओसी एंड सीजी, ये दोनों ओके कर देते हैं। कुछ समझ में आया मालिक? ओके, 234 फॉरेन कंपनी, मुटेटिस मुटेंडिस, यानी 234 में जो आएगा वो 232 का जो लॉजिक है वही यूज होगा। सेक्शन 232 होगा ना, 233 तो नहीं होगा, 232 यूज किया जाएगा, एज इट इज यूज किया जाएगा, खाली उसमें एक अप्रूवल ज्यादा लगेगा, वो मैं बाद में बताता। तो 234 फॉरेन कंपनी, मेरे को आंसर सेक्शन चाहिए। 230 कॉम्प्रोमाइज, 231 ट्रिब्यूनल विल एग्जीक्यूट कॉम्प्रोमाइज। ओके, कॉम्प्रोमाइज, ट्रिब्यूनल विल एग्जीक्यूट कॉम्प्रोमाइज, ऑर्डर नहीं, ऑर्डर 230 में मिलेगा, ऑर्डर ऑफ कॉम्प्रोमाइज विल गेट इन 230 ओनली, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करवाना है वो 231 में मिलेगा। सुपरवाइज करना, ओके नई दिक्कत आ रही है, ठीक है, उसको मॉडिफाई करना, ये सब 231 में होगा। समझ में आया मालिक? 232 इज अमालगमेशन, प्रोसीजर इज सिमिलर टू 230, ठीक है। 233 इज फॉर अमालगमेशन, मर्जर, अमालगमेशन, कुछ भी शब्द यूज कर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, दे आर सेम फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। अमालगमेशन ऑफ सर्टेन क्लास ऑफ कंपनी, विच क्लास ऑफ कंपनी? 2 और मोर स्मॉल कंपनी और होल्डिंग एंड होल्ली ओन सब्सिडी, इनका अमालगमेशन और मर्जर। मेरे ख्याल से फ्रीज करें। 234 फॉरेन कंपनीज, मेरे ख्याल से मालिक क्लियर। 235 ट्रांसफर ऑफ शेयर्स मेथड, एक मेथड होगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, रेदर देन कंपनी लेने की जगह उनके शेयर होल्डर से शेयर ले लेते हैं। कंपनी और कंपनी का जो मीटिंग का प्रोसेस है वो खत्म कर दो, रेदर देन ओके शेयर होल्ड, कंपनी विल एक्वायर द शेयर्स ऑफ दैट कंपनी, तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा, फिर वो कंपनी क्या बन जाएगी? होल्ली ओन्ड सब्सिडरी। फिर उसको अगर आप समझ रहे हो तो डिफंक्ट कंपनी करके फिर निकाल सकते हैं, फिर फंक्शन ही नहीं है, खाली बुक्स पे है, बुक्स निकाल के कर सकते हैं क्लोज। तो 235 वो सेक्शन है, 235 प्लस 238 है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ये वर्क कर रहा है। तो 235 में 235 प्लस क्या है बेटा? 238, मेरे ख्याल से झेप रहा है पॉइंट। ओके, और उसके बाद है परचेज ऑफ माइनॉरिटी। ओके, यानी और एक मैकेनिज्म है जिसमें अगर मेरे पास 90% या उससे ज्यादा शेयर है, क्या बोला मैंने? 90% या उससे ज्यादा शेयर है। ओके, तो मेरे माइनॉरिटी बचे हुए ना उस कंपनी में, मेरे को बताओ मेरे पास कितने शेयर है? 90 या उससे ज्यादा, तो बचे हुए जो है वो क्या होगा? माइनॉरिटी। उनको खरीदने का तरीका 236 बताता है। तो सर 235 और 236 में क्या फर्क है? 235 में आई एम नॉट अ मेजॉरिटी शेयर होल्डर, 236 में आई एम ए मेजॉरिटी शेयर होल्डर, एंड व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर मेजॉरिटी? 90% से ज्यादा। अगर अभी एग्जांपल तू बोल रहा है मेरा 90% से ज्यादा है और मेरे को शेयर एक्वायर करने हैं, तो यू फॉलो 236। तेरे पास 40% है, ओके फॉलो 235। तेरे को 70% है, फॉलो 235। ओके, तेरा 100% उस कंपनी में और तेरे को मर्ज करना है, 233। समझा? यानी मैकेनिज्म समझो यार, मैकेनिज्म। ओके, एग्जांपल तुम्हें कोई कंपनी को एक्वायर करना है, अमालगमेट करना है, और कंपनी मना कर रही है, तो तुम्हारे पास क्या होगा? वो शेयर, कंपनी के शेयर एक्वायर करो। तो अभी कंपनी तुम्हारे पास खाली 40% है, तो तुम कैसे एक्वायर कर सकते हो शेयर? 235। 235 से तुम 90% पे आ जाते हो। ओके, तुम्हारे पास आ जाए 235 से 90% तुम्हारे पास आ जाते हैं, फिर 236 फॉलो करो, 236 से तुम्हारे पास बैलेंस आ जाते हैं, फिर 233 में आके वो कंपनी को बंद कर दो। इस तरह से ये सेक्शंस इंटरलिंक होंगे, मेरे ख्याल से मालिक क्लियर। एंड 237 इज सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर फॉर अमालगमेशन। अभी आपने सुना होगा बैंक के बारे में, अगर आपको याद है पिछले साल के केसेस में आपने सुना होगा बहुत सारी बैंक एक साथ में अमालगमेट हुई। वो क्यों हुई? क्योंकि सीजी ने दिया, और वो सीजी का पावर कहां से? सीजी कर सकती है, ये पावर कहां से मिला सीजी को? ओके, मोदी जी ऐसा बोल सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, ओके ये बैंक मर्ज हो। मोदी जी क्यों बोल पाए? क्योंकि 237 ने मोदी जी को पावर दिया है कि मोदी जी को लगता है पब्लिक इंटरेस्ट में ये दो बैंक को मर्ज करना है तो कर सकते हैं। आप समझे? ओके, इनिशियली ये सेक्शन आने का पहला रीजन था जब रेमंड आया था। रेमंड वाज सो मार्केट लीडिंग पॉइंट, जिसने छोटे छोटे टेक्सटाइल को खत्म कर दिया।
बहुत छोटे छोटे कंपनीज थी जो टेक्सटाइल थी जो लीड कर नहीं पा रही थी, कंपीट नहीं कर पा रही थी रेमंड से। तो फिर गवर्नमेंट इस पिक्चर में आई और गवर्नमेंट ने बोला एक काम करते हैं, एक नई कंपनी खुलाते हैं सबको मर्ज करके। 42 कंपनीज वर मर्ज्ड, 42, एंड एनटीसी वाज क्रिएटेड, नेशनल टेक्सटाइल कंपनी, NTC, National Textile Company, which was competing with Raymond. This is how they have done this order. तो 237 उस केस में यूज किया गया और NTC बनाया गया और फिर compete करने लगे। नहीं तो सर्वाइवल, हाँ बहुत सारे उसमें इन्वेस्टमेंट हो सकता है, भी फॉरेन इन्वेस्टिंग हो, लेकिन वो चीज़ में तो अपन देख भाई, मैं FM का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। ओके, आई विल नॉट बी टेलिंग कौन इन्वेस्ट करना चाहिए क्या नहीं चाहिए। मैं प्रोसीजर के स्ट्रक्चर तक, ऐसा है कि वो इंडियन कंपनी हो या बाहर की हो, मेरे लिए compete कर रही है ना, तो मेरी छोटी कंपनी के हाल खराब हो रहा है। तो छोटी कंपनी को क्या कर देने का? तो मेरे को ये बताओ, बैंक ऑफ बड़ौदा ये दूसरी कंपनी जो मर्ज हुई उसका कारण क्या था? अरे कंपीट करना मुश्किल है HDFC बैंक को, कंपीट करना मुश्किल है कोटक को। अरे होम लोन का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 6.5, अभी 6.4 कर रही है कोटक। क्या करेगा कंपीट करके? तो कैसे कंपीट करेगा? 6.4 में देने को रेडी है वो। तो इमेजिन कर, मतलब इनको कंपीट करने के लिए तो वो कितना बड़ा स्ट्रक्चर लगेगा, एंड दैट इज हाउ दे आर डूइंग दिस। तो CG इज यूजिंग दैट पावर इन दैट केस। मेरे ख्याल से क्लियर? ओके, अब मेरे को एक बार फटाफट बता दो सेक्शन चाहिए मेरे को। सेक्शन 230 कॉम्प्रोमाइज, 230 कॉम्प्रोमाइज, 231 इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर बाय ट्रिब्यूनल कॉम्प्रोमाइज का, 232 अमालगमेशन सिमिलर टू 230, 233 amalgamation of certain companies. Which are the companies? 2 or more small companies or holding to wholly owned. 235, 234 foreign company, 235 purchase of shares परचेज करके एक्वायर करना। तो सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 232 एंड 233? फिर 232, 233 कंपनी डिसाइड कर रही है मर्ज होने का। 235 में कंपनी मर्ज होने का डिसाइड नहीं कर रही है, एक बंदा, एक कंपनी वो शेयर्स खरीदने की सोच रही है। समझ में आया? उसको मर्ज करेगी या नहीं करेगी वो डिसीजन बाद में आएगा, वो होल्डिंग कंपनी बनाना चाहती है। मालिक क्लियर? 235, 236 क्या था? परचेज ऑफ शेयर बाय मेजॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी के शेयर होल्डिंग कर लेगा। एंड 237 इज विद CG ऑर्डर। फ्रीज करे। आई डोंट थिंक चार्ट क्लियर है अभी, फटफट चाहिए। सेक्शन नंबर 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237 सीक्वेंस है भाई। और 238 भी याद रखोगे, 235 के साथ है तो भूल जाओ, पर लॉजिकली 237 तक याद रखना, सीक्वेंस जाने देना, चार्ट को भूलना मत। ओके, सेक्शन जितना अच्छे से याद रखोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अब प्रोसीजर रटना है। ओके, 2-3 जगह कॉन्सेप्ट है, उधर मैं हाईलाइट करा दूंगा। लेट अंडरस्टैंड द प्रोसीजर। आप नोट्स में देखो, नहीं भी देखा तो स्क्रीन पे देखा तो काम खत्म हो जाता। ये आपका 230 का प्रोसीजर है जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ओके, एक बार मैं प्रोसीजर समझा दूं पहले। ओके, पहले आप एकदम प्रैक्टिकली समझना। 10 पॉइंट है इसके अंदर। कितने पॉइंट है टोटल? 10। आपके बुक में वो 10 पॉइंट के 10 पॉइंट दिए गए हैं, यानी 1.5 पेज का आंसर ही है। वो भी मैं शॉर्ट करके 1.5 पेज पे पहुंचा है, यानी अगर ये मेन बुक में जाओगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 पेज का आंसर है। समझा? तो इसको कॉन्साइज बना के मैंने 1.5 पेज में किया हुआ है, पर आपको समझना जरूरी है कि करना क्या है इसमें, और इसमें से क्वेश्चन कैसे आ सकता है। सर क्या पूरा प्रोसीजर का क्वेश्चन आ सकता है? 2 बार आया हुआ है, 2 बार ये प्रोसीजर कंप्लीटली आया हुआ है एग्जामिनेशन में, 2 बार आया हुआ है। ओके, कंप्लीट प्रोसीजर। ओके, लेकिन इसका दूसरे तरह के क्वेश्चन, यानी 6 या 7 बार। ओके, अपने को जो क्वेश्चन मैं ओल्ड और न्यू मिला के पकड़ रहा हूं। ओके, 6 या 7 बार जो क्वेश्चन आया है वो इसके कॉन्सेप्ट पे आया है। कॉन्सेप्ट कौन सा है मैं बताता हूं आपको। मीटिंग का कॉन्सेप्ट है, कितने जन हाँ बोलेंगे तो आप ओके करोगे। ऐसा आपका मन किया अमलगमेशन करा, बोर्ड का मन किया अमलगमेशन करना, क्या वो डायरेक्टली हाँ जाएंगे? नहीं। ओके, मीटिंग में होगा। वो कैसे होगा? प्रोसीजर 232 का मन कर रहा है। ओके, पर उसके पहले मेरे को एक सेक्शन चाहिए, 179। रिकॉल करो 179। परफेक्ट, 2 मिनट लो चलेगा। क्या है? पावर्स ऑफ बोर्ड। उसमें 179 सबसेक्शन 3 में क्या बताया था? रेस्ट्रिक्शन नहीं है, 180 में रेस्ट्रिक्शन है। 179 3 में क्या था? पावर्स ऑफ बोर्ड यूज इन बोर्ड मीटिंग। कितने पॉइंट थे? 10। याद करने का शुरू। पहले 3 सिक्योरिटीज, नेक्स्ट 3 पैसा, नेक्स्ट 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेक्स्ट 3 बिजनेस में क्या क्या था? डाइवर्सिफाई, अमालगमेशन एंड टेक ओवर। ओके, तो यानी कहीं ना कहीं आपको समझना होगा ये सब जो भी डिस्कशन होगा वो रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन होगा या बोर्ड मीटिंग होगा? बोर्ड मीटिंग होगा। क्लियर है? ओके, इसके अलावा कहीं पर भी आपने बोला कि शेयर होल्डर की मीटिंग बुलानी, कहीं पर भी आपको याद आ रहा है शेयर अमालगमेशन किया तो शेयर होल्डर की मीटिंग बुलानी है? डिस्पोज ऑफ में है सर, सेलिंग में है, अमालगमेशन में थोड़ा ना होगा। अमालगमेशन मतलब मैं किसी को टेक ओवर कर रहा हूँ, ठीक है। सेलिंग का मैं कंसीडर कर सकता हूँ, सेलिंग ऑफ अंडरटेकिंग, ठीक है, पॉइंट टू बी टेकन केयर। बट आई एम डिस्कसिंग अबाउट अमालगमेशन, कंप्लीट अमालगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन जो अपन लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज किधर लिखा हुआ था? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में लिखा था क्या? नहीं, कहीं पर भी नहीं, कहीं पर भी नहीं है। आप कुछ भी कर लो, नहीं है। ओके, तो फिर सर इसको ये करते वक्त क्या प्रोसीजर फॉलो करने का? ओके, 230
अब क्वेश्चन आता है 230 क्यों आया सर, क्यों कंपनी यार क्यों इंटरफेयर कर रही है यार अमलगमेशन में? अरे यार अमलगमेशन करना बिजनेस डिसीजन है. लेट अकाउंटिंग टीम डू द कैलकुलेशन, let board of director take a decision. We have discussed whatever company can do, board can do. Let take a decision. Why you want companies act to monitor this? क्यों चाहिए अमलगमेशन क्यों मॉनिटर करने? कंपनी एक्ट आया, साइलेंट. ओके यू मंकी यू डोंकी. ओके सेम कुछ होगा, आगे प्रॉब्लम होगी, इसीलिए हमने पहले ही प्रिकॉशनरी मेजर लिया. आगे प्रॉब्लम क्या होगी? अगर बोर्ड डिसीजन ले लेता है, बाद में जो माइनॉरिटी होगा वो जाके ऑपरेशन के लिए आएगा, 244 में जाएगा कि नहीं भाई हमसे पूछा नहीं, आने हमको किया नहीं, और वो 244 में आएगा, 244 में दिमाग पूरी होगी. उससे अच्छा हम ही सेट कर देते हैं, अगर ये प्रोसीजर फॉलो किया, ओके इसके बाद भी 244 में आया तो हम उसको सुनेंगे भी नहीं. 244 में सुनने के लिए अगर प्रोसीजर फॉलो किया तो सुनूंगा क्या के लिए, प्रोसीजर नहीं फॉलो किया तो सुनूंगा. समझ में आया? ओके तो इसीलिए हमने प्रोसीजर बता दिया ताकि हम क्लियर रहे कि तू मेरे पास कब आ सकता है. समझ में आया? तो आप समझे अमलगमेशन को क्यों गवर्न कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज को क्यों गवर्न कर रहे हैं ये लोग. तो बस ये चीज की वजह से आपने ये आंसर याद रखना, और ये आंसर में क्या बोला हुआ है 10 पॉइंट रखने हैं आपको, और इसमें से सिर्फ एक जगह कॉन्सेप्ट रहेगा जो मैं आपको हाईलाइट करा दूंगा. तो इसको रटो बस, और कुछ नहीं है. दीज आर स्टेप्स इन्वॉल्व इन कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट और अमलगमेशन. लेकिन अमलगमेशन आया तो सेक्शन 232, अमलगमेशन आया तो सेक्शन 232, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट आया तो 230. बस आंसर यही रहेगा. यहां 232 में कुछ और पॉइंट आएंगे और डिस्कशन बाद में करूंगा मैं, लेकिन आंसर यही रहेगा. समझ में आया? सबसे पहला देयर शुड बी ए स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज. देयर शुड बी ए स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज. वो स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज यूजुअली कौन बनाएगा? यूजुअली बनाने वाला होता है एमडी. कौन बनाता है? एमडी. डोंट टेल मी बोर्ड. और एमडी किसको प्रेजेंट करेगा? बोर्ड को. और ये स्कीम किसके बीच में रहेगी? आइदर मेंबर्स और कंपनी, क्रेडिटर्स और कंपनी. क्या बोला मैंने? किसके बीच में? मेंबर्स और कंपनी, क्रेडिटर्स और कंपनी. सर कैसे लॉजिक? मेंबर्स और कंपनी के बीच में हुआ तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. मेरे को पता कॉम्प्रोमाइज मतलब क्या होता है. देखो इसका मतलब लाइबिलिटी साइड इज मोर देन एसेट. एसेट में ऐसा वैल्यूएशन हो गया कि जो एसेट की लग गई है और एसेट कम हो गया है, लाइबिलिटी कम करनी है. लाइबिलिटी कम करने के तरीके बताओ मेरे पास. तुम लाइबिलिटी कम करने के तरीके बताओ. या तो लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज है उसको उड़ाओ, या तो शेयर कैपिटल को उड़ाओ. तो शेयर कैपिटल को उड़ाना मतलब रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, मतलब कौन हाँ बोलेगा? मेंबर्स. और करंट लाइबिलिटी को उड़ाना मतलब कौन हाँ बोलेगा? क्रेडिटर्स. तो वही तो कर रहे हैं अपन. तो किसके बीच में ये कॉम्प्रोमाइज चल रहा है? कंपनी मेंबर्स और कंपनी क्रेडिटर्स. दोनों में से किसमें भी जा सकता है. आप समझे? नहीं समझा? समझ में? आई डू थिंक फ्रीज करे. तो पहला पॉइंट ओके क्या होगा? पहला पॉइंट आपको याद होगा प्रिपरेशन ऑफ स्कीम. ओके ये स्कीम किसके बीच में होनी चाहिए? कंपनी और मेंबर्स या कंपनी और क्रेडिटर्स. क्लियर? ये फ्रीज करे. ठीक है. ये स्कीम कौन बनाएगा? यूजुअली एमडी. और किसको प्रेजेंट करेगा? बोर्ड. सबसे पहले बोर्ड रिजोल्यूशन पास होना चाहिए. सेकंड स्टेप बोर्ड मीटिंग में होना जरूरी है. सर बोर्ड मीटिंग में क्यों होना जरूरी है? कौन से सेक्शन ने बताया था? इसीलिए देखो मैंने रेफरेंस लिख दिया है 179(3) ने बोला था. यानी ये सेक्शन में खाली बोला है बोर्ड रिजोल्यूशन होना चाहिए, लेकिन बोर्ड रिजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में होना चाहिए. कौन से सेक्शन ने बताया? 179 सबसेक्शन 3 ने बोला था कि ये डिस्कशन बोर्ड मीटिंग में होगा. तो बोर्ड रिजोल्यूशन शुड बी पास्ड इन बोर्ड मीटिंग. हाँ यूनानिमस रेजोल्यूशन नहीं है. यूनानिमस रेजोल्यूशन यूनानिमस बोर्ड हाँ कब होगा? दो ही केस में. मैंने आपको ये समझा दिया है. कौन से दो केस में? 186 एंड 203 केएमपी. याद आया? जिसमें एमडी सेकंड टाइम अपॉइंट होगा. याद आया? बाकी और कुछ भी नहीं है. क्लियर? फ्रीज करे. तो पहला स्टेप प्रिपरेशन ऑफ स्कीम. सेकंड स्टेप बोर्ड हाँ बोलेगा. कौन सी मीटिंग में? बोर्ड मीटिंग में. थर्ड स्टेप एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल. बोर्ड ने हाँ बोला तो तुमको मेंबर के पास नहीं जाना है. तुमको किसको बताना है? ये एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल को देना है. यानी थर्ड स्टेप बोलता है ओके ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दो कि हमको ओके मेंबर की मीटिंग बुलानी है. मैं किसकी मीटिंग बुलानी है? मेंबर की या क्रेडिटर की, जिनके साथ कॉम्प्रोमाइज होगा और वो हाँ बोलेंगे. ओके तो आपने एप्लीकेशन किसको दिया? ट्रिब्यूनल को. ट्रिब्यूनल को तुम बता नहीं रहे हो कि तुम कॉम्प्रोमाइज करने वाले हो. कॉम्प्रोमाइज जब मेंबर हाँ बोलेंगे तो कॉम्प्रोमाइज होगा, क्रेडिटर हाँ बोलेंगे तो कॉम्प्रोमाइज होगा. कुछ समझ में आ रहा है? जब तक वो हाँ नहीं बोलेंगे तो कॉम्प्रोमाइज कैसे करेगा बे? तो जब वो हाँ बोलेंगे तो हाँ बोलने के लिए उनकी मीटिंग बुलानी है. ओके तुम खुद मीटिंग बुला के मत करना. प्रोसीजर बोलता है ट्रिब्यूनल को इसमें इन्वॉल्व करो ताकि कल कोई मेंबर ऊपर उंगली नहीं उठा सके. कुछ समझ में आया? तो इसीलिए थर्ड स्टेप क्या बोला? जनरल मीटिंग ही बुलानी है अपने को, लेकिन जनरल मीटिंग खुद नहीं बुलाएगा. किसके हिसाब से बुलाएगा? ट्रिब्यूनल. तो तीसरा बोला हुआ है एप्लीकेशन किसको देना है? ट्रिब्यूनल, ताकि ट्रिब्यूनल के हिसाब से हम लोग जनरल मीटिंग ऑफ मेंबर और क्रेडिटर बुला सके. स्ट्रक्चर. और ये करते वक्त ट्रिब्यूनल फिर ऑर्डर देगा कि भाई तुम ये डेट पे मीटिंग बुला लो. ओके ये डेट का पीरियड रखो, ये टाइम पे मीटिंग कर लो, कंडक्ट कर लो, और उस टाइम पे मेरा एक बंदा वहां मीटिंग में प्रेजेंट रहेगा. मॉनिटर, खाली मॉनिटर के लिए. थर्ड स्टेप पक्का समझा? तो मेरा क्वेश्चन है एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल क्यों दिया?
और बाद में कोई ऑपरेशन में बाद में कुछ नहीं करे, लेकिन अपना आंसर क्या होगा, अभी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिब्यूनल क्यों दिया, ताकि ट्रिब्यूनल बता सके कि कन्वे जनरल मीटिंग कन्वे कब करनी है। वो मैंने आपको समझाया कि वो क्यों बता रहा है, क्योंकि बाद में इशू ना आए। लेकिन अपने को आंसर लिखते हुए क्या करना है, एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल क्यों दिया, ताकि कल मेंबर कोई कंसर्न रेज नहीं करे, क्योंकि ट्रिब्यूनल के हिसाब से सब काम हो रहा है। तो वापस पहला पॉइंट, प्रपोज स्कीम बनाया, सेकंड बोर्ड को दिया, बोर्ड मीटिंग में हाँ बोले, तीसरा ट्रिब्यूनल के पास गए, ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दिया। ओके, चौथा सिनारियो, जब ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दिया तो आपको कुछ डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे, बिना डिस्क्लोजर के ट्रिब्यूनल मीटिंग नहीं बुलाएगी। तो डिस्क्लोजर्स क्या है, वो सेक्शन ने क्लियर दिया है, 3 चीजें हैं, और 3 चीज में से 2 चीज क्लियर है। मेरे को बताओ कॉम्प्रोमाइज कैसे हो सकता है, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल और डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग, मतलब क्रेडिटर्स का डेप्ट रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं ना, कम कर, भूल जा, इतना भूल जा। ओके, वही चीज उन्होंने दो, वो डिस्क्लोजर दो। और तीसरा, फाइनेंशियल पोजीशन तुम्हारी, तुम ये क्यों कर रहे हो, अरे एसेट्स की लग गई है इसलिए तुम ये कर रहे हो। आई डू थिंक समझ में आया। तो 3 डिस्क्लोजर दोगे ट्रिब्यूनल को। 3 डिस्क्लोजर क्या, फाइनेंशियल पोजीशन दो, उसके बाद रिडक्शन शेयर कैपिटल क्या है, और तीसरा सिनारियो मोस्ट इंपॉर्टेंट के सीडीआर। और सीडीआर जब करते हो तो यहाँ पर 75% से ज्यादा क्रेडिटर ने हाँ बोलना चाहिए तो ही ये सीडीआर होगा। यानी एमडी ने जब ये प्रपोज किया होगा प्लान, तो पहले उसने पहले मीटिंग बुलानी चाहिए, उसके बाद ये प्लान होगा। आप समझे, मतलब इन शॉर्ट आप ये समझो, आप प्रैक्टिकली समझो, ये सब चीज हो रही है ना, भले ये ट्रिब्यूनल के सामने मीटिंग होगी, लेकिन इसके पहले एक मीटिंग हो चुकी होगी। आपको लगता है स्कीम ऐसे एमडी बना लेगा अपने आप मर्जी से और सब मेंबर को देगा सरप्राइज, मैं अमालगमेट करूंगा, मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा, तुम भूल जाओ अपने पैसे। तो पहले वो मीटिंग बुलाएगा कि अपने को अगर कंपनी को चलाना है, वाइंडिंग अप नहीं करना है, तो अपने को ये करना पड़ेगा। तो मैं ये प्रोसीजर फॉलो करने वाला हूं, मैं उसके लिए स्कीम निकालने वाला हूं। ओके, रिजोल्यूशन पास करना है या नहीं करना है ये डिस्कशन नहीं है एक्ट में, तो इसके पहले खाली इंटीमेशन जाना चाहिए। तो ये अभी अपना प्रोसीजर है कि अपन को क्या करना है, लेकिन अपने को सबसे हाथ तो होना चाहिए। तो खाली इन्होंने क्या क्राइटेरिया दिया है, अगर सीडीआर कर रहे हो तो कितने जन ने हाँ बोलना चाहिए, 75%। अगर 75% ऑफ वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स ना बोलते हैं तो आप ये सेक्शन यूज कर लो मत। मतलब मेरे पास आने के पहले 75% हाँ बोलो, फिर मैं बैठूंगा उसमें कितने जन हाँ बोलेंगे वो अलग इशू है। आई डोंट थिंक समझ में आ रहा है। ये मेरे पास आने के पहले कितने जन ने हाँ बोलना चाहिए, 75%। ये चौथा सर, डिस्क्लोजर्स इन डिस्क्लोजर्स टू ट्रिब्यूनल, चौथा पॉइंट। वापस आते हैं, पहला पॉइंट प्रपोज स्कीम, सेकंड बोर्ड मीटिंग हाँ, तीसरा एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल, चौथा डिस्क्लोजर टू ट्रिब्यूनल। मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर रेडी हो रहा है। रटो। पहला पॉइंट, प्लान करो, स्कीम बनाओ, स्कीम बनाने के बाद बोर्ड मीटिंग में हाँ बोलो, उसके बाद एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल दो, ट्रिब्यूनल के बाद ओके डिस्क्लोजर दो। मेरे ख्याल से क्लियर है। अब अगले नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग दो। कौन सी मीटिंग की नोटिस देनी है, जनरल मीटिंग। अब जनरल मीटिंग की नोटिस देनी है मतलब मेंबर्स और क्रेडिटर्स को बुलाना पड़ेगा, उसमें डिस्क्लोजर देने जरूरी है। डिस्क्लोजर क्या है, कौन, नोटिस नहीं, नोटिस ट्रिब्यूनल डेट्स देगा, ऑर्डर देगा, ये पर नोटिस तो कंपनी को ही करना पड़ेगा भाई, ट्रिब्यूनल कुछ नहीं करेगा। ट्रिब्यूनल अपना बंदा बिठाएगा उस दिन पे। तो सर डायरेक्ट अपन ही सब करके सिर्फ ट्रिब्यूनल को नहीं, इसलिए प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। कल अगर उठ के कोई बोला 232 फॉलो नहीं किया तो गया। 232 क्या बोला, किसको इन्वॉल्व करो पहले, ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल हाँ बोलेगा फिर दो तुम, ट्रिब्यूनल ने अगर इधर ही मना कर दिया नहीं करने का तो समझे, ये चीज समझो। ये मेथड है, मैकेनिज्म है, कुछ नहीं कर सकते। अभी इसमें क्वेरी रेज करने जाओगे कि क्यों किया, क्या किया, फिर वो मेन लेक्चर आप देखो। और ये वाला मेन लेक्चर है मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, तो अगर ये आपको इसका बहुत बैकग्राउंड देखना है, बहुत सारे समझना है, तो 3.5-4 घंटे का लेक्चर है ये, तो ये देख ले, उसमें तेरे को समझ में आ जाएगा सब, मतलब कॉन्सेप्ट। ये वाला मैंने अपलोड किया हुआ है पूरा, और इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, तो मतलब कोई हेडेक नहीं है सच। तो ये वाला पॉइंट तेरे को और क्लियर हो जाएगा, मतलब ये कौन सा इसमें, तो अगर किसी को देखना भी रहा तो यू कैन चेक दैट ऑन यूट्यूब एज सच। ठीक है, तो मतलब उसका बैकग्राउंड है रे, ये सब डालने के पीछे उनके कुछ इंटेंशन ऑफ लॉ विल ऑलवेज बी देयर। उनको खाली लॉ बनाना इसलिए लॉ नहीं बनाते, वो कुछ ना कुछ मैकेनिज्म किधर ना किधर कवर अप है, वो उसकी वजह से है। लेकिन अभी के लिए अपना आंसर याद रखा, ऐसा ही प्रोसीजर है। और ये प्रोसीजर क्यों है ये क्वेश्चन मत करा, और ये क्वेश्चन करना है तो यूट्यूब पर लेक्चर देख लो भाई। ठीक है, तो 5वां पॉइंट, नोटिस ऑफ मीटिंग कौन देगा, कंपनी। कंपनी किसके हिसाब से नोटिस देगी, ट्रिब्यूनल के हिसाब से। बट वो नोटिस में क्या होना चाहिए, वो ट्रिब्यूनल ने और सेक्शन ने बताया। तो नोटिस में क्या होना चाहिए, 4 चीजें। सबसे पहला, डिटेल्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, मतलब रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होगा, कॉर्पोरेट डिप्रिसिएशन होगा, क्या होने वाला है, डिटेल्स दीजिए। ठीक है। सेकंड, आपका जो वैल्यूएशन आ रहा है, कि आपने किस बेसिस पे कितना वैल्यूएशन, उसकी वैल्यूएशन की रिपोर्ट वो हमें चाहिए, वैल्यूएशन रिपोर्ट अटैच करनी पड़ेगी। तीसरा, इसका इफेक्ट ओके आपके क्रेडिटर्स पे क्या होगा, आपके केएमपी पे क्या होगा, ओके एक्सेट्रा, यानी एमडी की सैलरी क्या होगी, क्योंकि परसेंटेज क्या होगा। अरे अगर मेरा कम कर रहे हो तो तुम अपना भी तो कुछ कम करोगे ना, तो तीसरा इफेक्ट मुझे बताइए। और चौथा, ओके ये ट्रांजैक्शन में कुछ डायरेक्टर का मटेरियल इंटरेस्ट है क्या, मटेरियल इंटरेस्ट काइंड ऑफ थिंग, रिलेटेड पार्टीज और सम ट्रांजैक्शन काइंड ऑफ थिंग, व्हाटएवर, तो वो चौथा पॉइंट डिस्क्लोज करो। तो 4 चीजें डिस्क्लोज करनी है। ये कौन से, किसको डिस्क्लोज करनी है, ट्रिब्यूनल को नहीं, मेंबर्स को, और थ्रू नोटिस, जनरल मीटिंग की नोटिस दोगे तब ये डिस्क्लोज करो, ताकि वो हाँ या ना डिसाइड कर सके।
हाँ ना बोलने के पहले उनको डिसाइड करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, वो इन्फॉर्मेशन ये रहेगी। मेरे ख्याल से क्लियर है। और ये होने के बाद नोटिस टू रेगुलेटर्स, रेगुलेटर्स मतलब कौन, अगर आरओसी है, ओके, सेबी है, आरबीआई है, जो भी होगा उनको रेगुलेटर्स को नोटिस देनी है। तो आपको नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, नोटिस टू रेगुलेटर, ये नोटिस कब देनी है, जब ट्रिब्यूनल हाँ बोलेगा आगे जाने, तब तक नहीं। तो आप सीक्वेंस बताओ मेरे को, 6 स्टेप बता दो फटाफट, इजी आंसर है, एकदम एकदम आराम से बैठना चाहिए। सबसे पहला प्लान बनाओगे, प्लान स्कीम बनाओ, स्कीम किसके पास लेके जाओ, बोर्ड हाँ बोलेगा, बोर्ड हाँ बोल दिया, उसके बाद ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, ट्रिब्यूनल को डिस्क्लोजर दो, ट्रिब्यूनल हाँ बोलेगा मतलब ट्रिब्यूनल नोटिस के लिए बोलेगा, फिर ट्रिब्यूनल को क्या चाहिए, डिस्क्लोजर, और हाँ बोल दिया फिर नोटिस दो, दो जन को दो, एक नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग और एक नोटिस टू रेगुलेटर्स। नोटिस टू जनरल मीटिंग के अंदर डिस्क्लोजर्स होने जरूरी है, और वो 4 डिस्क्लोजर है। 4 डिस्क्लोजर्स क्या है, डिटेल्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, वैल्यूएशन रिपोर्ट कुछ है, इफेक्ट्स ऑन केएमपी, डायरेक्टर एंड अदर थिंग्स, एंड मटेरियल इंटरेस्ट कुछ रहेगा डायरेक्टर्स के, वो डिस्क्लोज देनी जरूरी है। मेरे ख्याल से क्लियर मालिक। ओके, ये 6 पॉइंट जैसे ही खत्म होंगे तो अब क्या होगा, मीटिंग होगी। अब खत्म ना, अभी तो मीटिंग चालू करेंगे ना। अब मीटिंग में कितने जन ने हाँ बोलना है, ये मेन क्वेश्चन है। अब जब ये इतने जन हाँ बोलेंगे तो ही हम आगे जा पाएंगे, तब तक आगे नहीं जा पाएंगे। अगर यहां पर ये जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो नहीं आया, ओके, सेक्शन एंड्स, कांट डू एनीथिंग। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ये लोग क्या बोलते हैं, ओके, दिस स्कीम शुड बी अप्रूव्ड बाय, दिस स्कीम शुड बी approved by majority of persons representing 3/4 value of shares or creditors, whatever it may be. ओके, यानी जिसने अप्रूव करना चाहिए मेजॉरिटी ऑफ पर्सन है, और उनका वैल्यूएशन कितना होना चाहिए, 3/4 से ज्यादा। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से लेते तो एक क्लियरिटी आ जाएगी। मैं रेड में लिख रहा हूं एग्जांपल भी। ओके, अब ये समझने की कोशिश करो। लेट एज्यूम 1000 मेंबर्स है। कितने मेंबर है बेटा, 1000 मेंबर है, 1000 मेंबर है। ओके, अब इनके है 1 लाख शेयर। 1000 मेंबर के कितने शेयर है, 1 लाख। जब मैं बोल रहा हूं 1 लाख शेयर, मतलब आप समझो, मल्टीप्लाई बाय 10 हुआ तो 10 लाख होगा। मतलब जितने शेयर है उसका वैल्यू, मेरे को बताओ शेयर ऑफ वैल्यू कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय वेट पर शेयर, यही होगा ना, तो शेयर वैल्यू आएगा ना। आई डू थिंक समझ में आ रहा है। तो मैं इधर शेयर्स लिख रहा हूं, मतलब 1000 मेंबर्स आर देयर एंड 1 लाख शेयर्स आर देयर। तो रेदर देन 1 लाख शेयर अगर कंफ्यूजिंग हो रहा तो 10 लाख वैल्यू लिख लो, अपन को कंफ्यूजिंग, तो मैं शेयर्स को यूज कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब मेरे को अगर ये हाँ करना है तो मेरे को इधर कितने जन ने हाँ बोलना चाहिए, 501 हाँ बोलने चाहिए, एंड इनका वैल्यूएशन कितना होना चाहिए, इनके पास होने चाहिए 75,000 से ज्यादा शेयर्स। समझा, यानी अगर 499 ना भी बोलते हैं, 499 ना भी बोलते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो 501 है उनके पास 75,000 शेयर होने चाहिए। आई थिंक समझ में आया। तो दो ये एंड है, ये और नहीं है, एंड है, यानी ये भी हाँ है, ये भी है, तब जाके ये होगा। क्लियर, पक्का, पक्का झेपा। लेकिन अब मैं इसमें कॉम्प्लिकेशन लाता हूं। ओके, अब मैं ये बोलता हूं टोटल मेंबर जो मीटिंग अटेंड किए सब नहीं आए, होता है ना बहुत बार। ओके, मैं एज्यूम करता हूं 500 मेंबर अटेंडेड मीटिंग, 500 मेंबर अटेंडेड मीटिंग, कितने जन ने अटेंड की, 500, और उनका वैल्यूएशन 60,000 शेयर्स का है। अब गिव मी आंसर, हाउ मेनी शुड से यस सो दैट दिस अरेंजमेंट कैन बी कंप्लीटेड। अटेंडेड मीटिंग है, कितने जन ने हाँ बोलना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ सर। ये हो कैसे सकेगा, पर ऊपर जैसा लिखा है वो हिसाब से ये होगा ही नहीं। प्रॉब्लम इधर आ गया ना। ये 501 होने चाहिए थे, और कितने जन होने चाहिए थे, 75,000। देखो कंपनी का मेन टोटल क्या है, देखो कंफ्यूज मत करो, कंपनी का मेन 1000 मेंबर्स है और 1 लाख शेयर्स है। तो मैंने क्या बोला, ये हाँ करने के लिए कितने चाहिए, 501 और 75,000। लेकिन मैं बोल रहा हूँ मीटिंग मैंने नोटिस दी, सब कुछ दिया, और मीटिंग में सिर्फ 500 जन आए और 60,000 शेयर्स वाले आए, मतलब 500 एंड 60,000 वाले हैं, बाकी 499 नहीं आए, 500 नहीं आए, और बाकी जो 500 नहीं आए उनका वैल्यूएशन कितने का था, 40,000 का था। ओके, अब मेरे को बताओ सर, यहाँ पे प्रॉब्लम मेंबर में नहीं है, शेयर में प्रॉब्लम आएगा। मेंबर में क्यों नहीं है, मेंबर भी 51 अगर मेंबर होते हैं और 75,000 शेयर होते हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम। यही पॉइंट है, तो यही पॉइंट कंक्लूड करना है आपको। ओके, दोनों चाहिए, इसीलिए स्क्रीन पे देखो, इसमें हाँ कितने जन ने बोलना चाहिए, इसका आंसर पूछा जाएगा। ओके, ये 251 ने हाँ बोलना चाहिए प्लस 45,000 शेयर्स। ऑलवेज मेक श्योर दैट मीटिंग में जो आए उनको ही कैलकुलेट करोगे, ये मैंने आपको फर्स्ट डे से बताया है।
मीटिंग में जो आए वही कैलकुलेशन में आएगा, जो मीटिंग में नहीं आए सर वो उनको नोटिस दी थी ना अपन ने, उनके हिसाब से हाँ भी है ना भी है, मतलब हुआ तो भी चलेगा नहीं हुआ तो भी चलेगा, इसलिए हमारे लिए वो इररिलेवेंट हो जाते हैं। तो आप ये जब कैलकुलेशन करोगे, नीचे वाला कैलकुलेशन जो मैंने आपको बताया, उस टाइम पे ऊपर के एरिया क्राइटेरिया देखने के नहीं, आपका मेन कंसर्न किसमें होना चाहिए, हु अटेंडेड मीटिंग, टोटल कितने गए थे लेने, टोटल कितने गए थे लेने, मीटिंग कितने जन ने अटेंड की, वो आपने ध्यान रखना है। भेजे में गया मालिक। और मेक श्योर अगर एग्जामिनेशन में ऐसा आया इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और क्रेडिटर्स तीनों की मीटिंग बुलानी है, तीनों का कैलकुलेशन अलग अलग रहेगा, तीनों का टोटल नहीं होगा, ये मीटिंग तीनों की अलग अलग होगी, एक ही इसमें मीटिंग में नहीं कर सकते तीनों। मतलब अभी एग्जांपल ओके, 1000 शेयर होल्डर, 1000 मेंबर इक्विटी शेयर है, 500 है जो प्रेफरेंस शेयर है और 500 है जो क्रेडिटर्स है, तो ऐसे 2000 हो गया, 2000 का टोटल नहीं करना आपको, समझ में आया? तो आपको कैलकुलेशन कितने होंगे, तीन सेपरेट कैलकुलेशन, वन विल बी ऑफ इक्विटी शेयर, वन विल बी ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड वन विल बी ऑफ ओके क्रेडिटर्स। आई डू थिंक फ्री समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ या ना? जयेश भाई, अबे तुझे चेंज किया नाम, ऐसे मन किया मेरे से, क्या बोल रहा हूँ, यश की जगह मैंने जयेश बोला तो क्या है, तब तो तूने ध्यान दिया, यश ही बोलता तो ठीक है था, अभी तू एक्टिव हो गया ना, क्योंकि जयेश, अच्छा जयेश कौन है, जयेश कौन है, जयेश तब जाके हुआ, समझ में आया क्या? अरे आंसर समझ में आया क्या? तू गया था, तेरी आत्मा किधर तो गई थी मिलने, किससे, क्या बात करा नहीं गई, तेरी आत्मा किधर ना किधर जाती आ रही है। ओके, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझा क्या मालिक? तो जितने टोटल है, पहली चीज दिमाग में बिठा लो, टोटल जो है उसको नहीं लोगे, मीटिंग जिसने अटेंड की उसको लोगे, और मीटिंग जिसने अटेंड की उसमें 2 क्राइटेरिया लगाओगे, एक है 51% फॉर टोटल नंबर एंड 3/4 फॉर वैल्यू। अब वैल्यू नहीं दिया होगा, नंबर ऑफ शेयर्स भी है तो भी चलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 वो वैल्यू आएगा, तो उस नंबर ऑफ शेयर्स के कॉन्सेप्ट में भी चल जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर है ये, पक्का एवरीबॉडी? ओके, और याद रखना ये पॉइंट कैलकुलेशन एक बार किया जाएगा, 3 बार अलग अलग किया जा सकता है, 3 बार इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड क्रेडिटर्स। तो आपको समझना होगा इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और क्रेडिटर्स दिए तो तीनों का टोटल करके मत कर देना, तीनों का अलग अलग कैलकुलेशन चाहिए अपने को एग्जामिनेशन में। ये क्वेश्चन ओके जो 7 बार आया है, ये क्वेश्चन जो अपने एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन है जो 7 बार आया है। इवन ये क्वेश्चन मैंने एग्जामिनेशन का क्वेश्चन लिया हुआ है। शेयर होल्डर को सर वोटिंग राइट थोड़ी, उनके अगर रिडक्शन इन शेयर कैपिटल किया तो, मैं रिडक्शन इन शेयर कैपिटल कर रहा हूं तो मैं कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के इसमें भी कंसीडर किया जाता है। ओके, उसकी ये किसके साथ होगा, ये मीटिंग किसकी होगी मेरे को बताओ। अगर ये नहीं, ये मेरे को बताओ, ये स्कीम खाली रिडक्शन इन शेयर कैपिटल है तो क्रेडिटर को बुलाने की जरूरत क्या है? मैंने क्या बोला, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिया होगा तो एग्जामिनेशन में बोल रहा है कि भाई इक्विटी के साथ ये रिडक्शन किया जा रहा है, प्रेफरेंस को भी कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, प्रेफरेंस के साथ भी सम अरेंजमेंट किया जा रहा है, इंटरेस्ट इंक्रीज करके, तो प्रेफरेंस का अलग पकड़ेंगे और मीटिंग, वही तो बोल रहा हूँ, हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ मैंने इधर किधर मैंने बोला मेंबर्स ओनली इक्विटी शेयर होल्डर एंड कंपनी, ऐसा बोला कि मैंने बोला मेंबर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑल्सो मेंबर्स ना, बस उनको वोटिंग राइट नहीं, वो अलग इशू है। यहाँ पर क्या डिस्कशन है, उनके साथ रिडक्शन हो रहा है। इक्विटी और क्रेडिटर्स का हाँ हो गया, लेकिन प्रेफरेंस का नहीं होगा। हाँ, तो इक्विटी और प्रेफरेंस का अपन वही देखा जाएगा किस वे से कॉम्प्रोमाइज किया जाना है, आपको देखना होगा। सारा का सारा एक साथ में जाना चाहिए तो सारा का सारा एक साथ में, लेकिन आप ट्रिब्यूनल को कहते हो कि नहीं मैं सिर्फ इक्विटी का जाऊंगा, फिर एक एक स्टेप्स लो, यूजुअली ऐसे ही किया जाता है। सपोज तीनों का निकालना है और तीनों में इक्विटी और क्रेडिटर्स का हाँ हो रहा है, लेकिन प्रेफरेंस का ये फुलफिल नहीं कर पाते, ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा, नहीं जाएगा, प्रेफरेंस का नहीं हो सकता, इक्विटी और इसके लिए जा सकते हो आप, रिडक्शन जा सकते हो ना, जिसका हाँ हो गया। ओके देखो, ये आगे जा सकते कि नहीं जा सकते, ये अभी ट्रिब्यूनल होगा, पेटिशन फाइल किया जाएगा, अब ट्रिब्यूनल को पेटिशन देंगे। पेटिशन मतलब क्या है, ट्रिब्यूनल आपने जो बोला था हमने कर लिया, अब आप देखो, अब आगे है, देखो क्या सीन है, कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स करना है कि नहीं करना, अगर ना बोला होगा तो ये ना बोलेगा, समझ में आ रहा है? तो ये इस स्टेप का अगला स्टेप क्या होगा, अगले 7 दिन के अंदर, जिस दिन ये रिजोल्यूशन पास होंगे सारे सब होने के बाद, ये जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन हाँ बोलेंगे, हाँ जैसे बोला 7 दिन के अंदर अपने को एप्लीकेशन देना होगा, पेटिशन फाइल करना होगा ट्रिब्यूनल को। पेटिशन मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन नहीं बोला, एप्लीकेशन मतलब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पेटिशन मतलब जो उन्होंने बोला और मैंने कर लिया। तो आंसर लिखते वक्त ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना, एप्लीकेशन जब लिखोगे आप एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल, वो पहले आएगा, एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल, और बाद में पेटिशन। ये दोनों शब्दों का क्यों प्रयोग करना है, जब पहली बार मैं जा रहा हूं और मैं बोल रहा हूं मेरे को बताओ आप क्या करना है, तो एप्लीकेशन होता है, और ट्रिब्यूनल ने बोला ये करके फिर मेरे पास आओ, पेटिशन होता है कि आपने जो बोला था मैंने कर लिया, अब बताओ क्या करना आगे। फिर ट्रिब्यूनल 3-4 चीजें बताती है। पहली चीज ये बताएगी कि भाई प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, पहला सीन ये हो सकता है। देखो प्रेफरेंस शेयर में दिक्कत क्या आती है, मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है,
रेदर देन तुम मान जाओ ना यार इक्विटी शेयर में आ जाओ, इक्विटी शेयर हो गया, तो मेरे लिए वो प्रेफरेंस जो अमाउंट जो इंटरेस्ट जा रहा है, जो कंपोनेंट जा रहा है, वो मेरे लिए प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो वो कॉम्प्रोमाइज ओके ये करवा सकती है। दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडिटर्स, नहीं भाई ये क्रेडिटर्स, ये क्लास ऑफ क्रेडिटर्स को तुम नहीं बदलोगे, ऐसा भी हो सकता है। 3 क्लास ऑफ क्रेडिटर है ओके, उसमें से एक क्लास ऑफ क्रेडिटर नहीं मान रहा है, 2 क्लास ऑफ क्रेडिटर बदलो, तो एक क्लास ऑफ क्रेडिटर को नहीं बदलोगे। और ट्रिब्यूनल को लगा है, मीटिंग भी हो गई होगी, और ट्रिब्यूनल को लग रहा है ये डिफ्रॉड टू क्रेडिटर्स हो रहा है, तो भी ट्रिब्यूनल कर सकती है, इट्स ऑल ट्रिब्यूनल के ऊपर है भाई। तीसरा, ट्रिब्यूनल को लग रहा है कि भाई शेयर होल्डर के राइट क्या वेरिएट हो रहे हैं, वो बता देगा। वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट, वेरिएशन मतलब क्या, जो तेरा वोटिंग पावर है अभी तो चेंज हो जाएगा ना, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की वजह से, वो वेरिएशन कितना होगा, कितना इंपैक्ट होगा, वो बताएगा। ओके, तो हो सकता है तूने मीटिंग में बोला होगा 5 रुपए कम करेंगे, लेकिन हो सकता है ट्रिब्यूनल बोले 4 रुपए, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं करेगी ट्रिब्यूनल, समझा। ट्रिब्यूनल नहीं बोलेगी 7 रुपए कर लो, 5 से कम, लेकिन वो कितना वेरिएशन है वो हु विल डिसाइड, ट्रिब्यूनल, आफ्टर फाइलिंग ए पिटीशन। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज ओके, ट्रिब्यूनल ये भी बोलेगी कि ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके मुझे बताओ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बरोबर ट्रीटमेंट हो रही है कि नहीं, और इसको सर्टिफाई करवाओ तुम्हारे कंपनी ऑडिटर से। यानी तुमने क्या फॉलो करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपलसरी, और वो सीए तुम्हारा जो ऑडिटर है वो जब सर्टिफाई करेगा उसको फिर हम क्लोज करेंगे। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर, ये पॉइंट आ जाता है मेरे ख्याल से मालिक क्लियर। और जैसे ही ये ट्रिब्यूनल से पिटीशन फाइल करने के बाद, ट्रिब्यूनल का पिटीशन फाइल करने के बाद अपने को मिल जाता है कि भाई गो हेड ओके, अपन ये एप्लीकेशन किसको दे देंगे, आरओसी। आरओसी को 30 दिन, जिस दिन अपने को मतलब ये 4 में से कुछ भी आ गया, ये 4 में से कुछ आया, चारों आ गए, हम लोग ये आरओसी को 30 दिन के अंदर फाइल करेंगे, और जैसे ही 30 दिन का हो जाएगा ओके, अपना कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट खत्म, अपना यहां तक ही काम खत्म हो गया। मालूम क्या, यहां पर ही काम खत्म, और अपन डिसीजन ले लेंगे, अपन डिसीजन इधर ही ले लेंगे, यहां पर ही पिटीशन के बाद ही डिसीजन हो जाएगा। लेकिन ओके, कंप्लायंस करने के लिए 30 डेज के अंदर अपने को आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। मालिक क्लियर है ओके। और एक चीज इन्होंने एक लास्ट में एक्सेप्शन दिया है कि अगर आपके स्टार्टिंग में ही 90% ऑफ वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स हा बोल देते हैं, कितने परसेंटेज, 90 से ज्यादा परसेंटेज हा बोल देते हैं, तो आपको ये जनरल मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं है क्रेडिटर्स के लिए। मैं क्या बोल रहा हूं, किसके लिए दिया डिस्पेंशन, खाली ये डिस्पेंशन किसके लिए दिया, खाली क्रेडिटर्स के लिए, मेंबर्स के लिए नहीं। मेंबर्स भले 90%, मैंने क्या बोला था आपको स्टार्टिंग में, क्या समझा था मेरे को बताओ, ये स्कीम फॉलो करने के पहले आपको मीटिंग बुलानी पड़ेगी ना, मैंने आपको क्या बताया था ओके। ये मीटिंग, ये जो मीटिंग बुला रहे, जो रेड में लिखी है, ये ट्रिब्यूनल बोल रहा है इसलिए बुला रहे हैं ताकि ट्रिब्यूनल मॉनिटर है, लेकिन इसके पहले भी तो अपन ने बुलाया होगा ताकि उनको बताऊं, तब तो हाँ बोलेंगे ना वो, अचानक सरप्राइज में कैसे हाँ बोलेंगे वो, तो पहले मीटिंग बुलाई तब जाके ये मैंने स्कीम बनाई होगी ना बेटा, नहीं समझा। तो अगर वो पहली मीटिंग में अगर क्रेडिटर ने 90% ऑफ वैल्यू ने हाई बोल दिया है, तो इसमें प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन ये रेड वाला पोर्शन निकल जाएगा, तो ये डिस्पेंस है। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू डिस्पेंस मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स, इट कैन बी पॉसिबल ओनली इफ ओके 90% और मोर इन वैल्यू आर इन फेवर। मेरे ख्याल से समझ में आया, बस स्टोरी खत्म, दैट्स इट, 230 ओवर। लास्ट एक मतलब डायरेक्ट वे बता रहा है, डायरेक्ट वे नहीं बता रहे, लास्ट इज एग्जम्पशन फॉर दिस प्रोसेस, डायरेक्ट वे नहीं है, आपको प्रोसेस फॉलो करना होगा, पर मीटिंग करने की जरूरत नहीं होगी। लेट टेक एन एग्जांपल, आप है ना क्रेडिटर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो, क्रेडिटर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ये समझ में आया। अब जब क्रेडिटर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ओके, तो फिर इन दिस केस जब मैं बोल रहा हूँ क्रेडिटर के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो आपका स्टार्ट यही होगा, प्रिपेयर स्कीम, उसके बाद बोर्ड मीटिंग हाँ बोलो, उसके बाद एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल दो। लेकिन अब यहां पर जो है ना, मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं क्रेडिटर की, ये नोटिस निकल गया, नोटिस रेगुलेटर देना पड़ेगा, मीटिंग जरूरत नहीं होगी ओके। पिटीशन जाएगा ट्रिब्यूनल के पास डायरेक्टली ओके, और वो क्रेडिटर का हिसाब हो जाएगा, यानी एप्लीकेशन एंड पिटीशन विल गो टुगेदर। समझ में आया, आर यू गेटिंग द पॉइंट। और उसके बाद फाइलिंग विद आरओसी खत्म हुआ। सी अंडरस्टैंड, इट इज नॉट एग्जम्पशन फ्रॉम ए प्रोसीजर, इट इज ओनली एग्जम्पशन फ्रॉम ए मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स। समझ में आ गया, दिस इज योर 230। तो 230 में कॉम्प्रोमाइज करने किसने बोला है, ओके गो हेड किसने बोल दिया, गो हेड किसने बोल दिया, ट्रिब्यूनल ने बोल दिया। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर। और मैं वापस बोल रहा हूँ, ट्रिब्यूनल ये चारों के चारों दे सकता है, 4 में से 1 दे सकता है, ये सब किसका डिस्क्रिप्शन है, ट्रिब्यूनल का। ये मैं आपको समझा चुका पिटीशन में, ये लिया बोला ना मैंने, इट इज लाइक योर पिछले चैप्टर में ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल ये 4 ऑर्डर दे सकता है, ये 4 मतलब ये ट्रिब्यूनल कर सकता है, ट्रिब्यूनल इन 4 में से कोई भी 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है। एग्जांपल, क्रेडिटर का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, खाली इक्विटी शेयर होल्डर का करो, प्रेफरेंस शेयर वालों का नहीं होना चाहिए, खाली इक्विटी शेयर का करो। कुछ समझ में आ रहा है, या इक्विटी शेयर मत करो, खाली प्रेफरेंस शेयर को लूज करो, तो तुम्हारा काम हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। सी अंडरस्टैंड, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड विल बी गिवन, बट टू द एक्सटेंट अल्टीमेट डिस्क्रिप्शन इज विद क्रेडिट विद ट्रिब्यूनल। बस ये प्रोसेस है मेरे ख्याल से मालिक क्लियर। ओके मेरे को बताओ 230 फॉलो करने के बाद अपन क्या कर सकते हैं।
ये इतना बड़ा प्रोसेस है, पर मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर रेडी हो गया। फटाफट आंसर याद आ जाना चाहिए। 230 का आंसर क्या है फटाफट? पहला स्कीम बनाएगा, बोर्ड मीटिंग, ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल का डिस्क्लोजर, फिर नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, फिर नोटिस टू रेगुलेटर्स, फिर जनरल मीटिंग जिसमें 3/4 एंड मेजोरिटी और नंबर्स और 3/4 इन वैल्यू, ये होना चाहिए। उसके बाद पेटिशन विद ट्रिब्यूनल और उसके बाद आरओसी एंड ये डिस्पेंस करना है तो 90% के ऊपर डिस्पेंस, खत्म स्टोरी। यस पंटर। सर ये जो आपने जनरल मीटिंग बोला, तो जनरल मीटिंग में तो मेंबर भी आएंगे। कौन सा? क्रेडिटर का। तो मैंने जनरल मीटिंग बोला है, फिर इसमें लेकर मैंने क्या लिखा है? नोटिस ऑफ मीटिंग। मैंने मेंबर की बुलाई तो जनरल मीटिंग होगी, क्रेडिटर की बुलाई तो मीटिंग्स होगी। नोटिस ऑफ मीटिंग, मैं जनरल मीटिंग यूज कर रहा हूँ क्योंकि अपन मीटिंग बोल रहे हैं, स्क्रीन पे देखना यार। स्टार्टिंग में मैंने वही बोला ना, पर मैं क्यों जनरल मीटिंग यूज करता हूँ कि वो मेंबर्स दिमाग में रहता है, फ्लो रहता है, पर इट इज नोटिस ऑफ मीटिंग, क्रेडिटर्स मीटिंग और मेंबर्स मीटिंग। इसको 232 फॉलो कर रहा है। मेरे को पता किधर लिखा हुआ है 230 फॉलो कर रहा है, किधर लिखा हुआ है जनरल मीटिंग होनी चाहिए, जनरल मीटिंग में ये डिस्कशन होना चाहिए, कहीं पर भी नहीं लिखा है। 230 गवर्न कर रहा है, तो 230 बोलता है मेंबर्स की मीटिंग और क्रेडिटर्स की मीटिंग। अपन जब मेंबर की मीटिंग बोलते हैं तो दिमाग में क्या रहता है? जनरल मीटिंग, इसलिए वो जनरल मीटिंग आ रहा है बस, पर वो जनरल मीटिंग नहीं है। वो आप देखोगे कंटेंट पढ़ते पढ़ते तो आपको मीटिंग आ जाएगा। ठीक है मालिक? ओके, मेरे को बताओ 230 होने के बाद होगा क्या? कॉम्प्रोमाइज होगा, मतलब क्या होगा? रिडक्शन इन शेयर कैपिटल होगा। ओके, क्रेडिटर्स का कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग होगा। ट्रिब्यूनल ये इंश्योर करेगा ये हुआ है कि नहीं। आपने सब कर लिया, लेकिन किया है कि नहीं और बरोबर हुआ है कि नहीं, ये इंश्योर कौन करेगा? ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल को पावर चाहिए, यानी तुम पे कंटिन्यूसली नजर रखेगा ट्रिब्यूनल। ये बता रहे भाई, क्योंकि तुम्हारी कंपनी की लग गई है, अगर तुम नहीं बरोबर मैनेज किए तो वाइंडिंग अप होगा। इसलिए ट्रिब्यूनल को इंश्योर करना है कि ये बरोबर हो। देखो इतना मगजमारी क्यों किया तुमने, ताकि वाइंडिंग अप ना हो। तो अगर ये करने के बाद भी वाइंडिंग अप हो रहा है तो ट्रिब्यूनल को ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो ट्रिब्यूनल को पावर, मतलब ट्रिब्यूनल इंक्वायर कर सकती है जाके, मेरे को बता क्या ये हुआ कि नहीं, फिर तू रोक नहीं सकता। ए ट्रिब्यूनल 230 तो फॉलो हो गया, अभी चल निकल। 231 में ट्रिब्यूनल को पावर दिया है कि वो इंप्लीमेंटेशन बरोबर हो रहा है कि नहीं वो देखे। और इंप्लीमेंटेशन में सपोज दिक्कत आई, एग्जांपल हमने क्या बोला था, 4 रुपए ही माइनस कर, 5 रुपए करना था तुमने, हाँ कितने के लिए लिया था? 5, लेकिन मैंने कितना बोला? 4 होने के बाद समझ में आ रहा है तो भी दिक्कत आ रही है, तुमको प्रॉब्लम आ रहा है लेटर ऑन। सर इश्यूज क्या आ रहे हैं? ओके, कहीं ना कहीं भाई अपने को एसेट की और वैल्यूएशन कम होती जा रही है, फिर ट्रिब्यूनल बाद में ऑर्डर जो दिए हुए थे उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, ये कौन से सेक्शन में आ रहा है? 232, 231, ये इधर देखो, इधर पावर ऑफ ट्रिब्यूनल, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू एनफोर्स कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, जिसके अंदर वो सुपरवाइज करेगा, इंप्लीमेंट करेगा एंड मॉडिफिकेशन करेगा। समझ में आया? तो इसमें ये चीज को मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे में बना दूं, ये थोड़ा सा अलग गया है आंसर मेरे ख्याल से। वाले क्लियर? तो 231 पावर ऑफ ट्रिब्यूनल, ताकि ये मिक्स मैच ना हो जाए इसके साथ, ये रेड के साथ। मेरे ख्याल से क्लियर? तो 231 तुम समझे? तो मतलब ट्रिब्यूनल जाके इंक्वायरी कर सकती है, ट्रिब्यूनल जाके पूछताछ कर सकती है, भेजे में गया मालिक। दैट्स इट, ये कंसेप्ट है आपका 230 एंड 231। तो 230 231 में कोई दिक्कत मालिक? ठीक है मालिक, लिख